हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 3 बेहद ही सच्ची डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी पहली कहानी जो है वो मेरे एक दोस्त के साथ घटे एक सच्ची घटना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे साथ ये घटना तब हुआ था जब मैं 19 साल का था और मेरा नाम राहिल है। एक दफ़ा की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम विनय है वो एक पार्क में बैठे हुए थे। उस समय तकरीबन 9 बज रहे थे। सब लोग धीरे घर की ओर जा रहे थे। मैं और मेरे दो दोस्त बाहर कुछ खाना खा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। हम दोनों आराम से घूमने लगे तो हमें एक पुराने दरख्त के पास जाकर रुके और मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि मैं एक गाना लगाता हूँ कि तभी नमाज होने लगे। तो मैंने गाना रोक दिया और नमाज ख़त्म होते ही दोस्त ने कहा अब गाना लगाओ। पर जैसे ही गाना लगाने वाला था तो पीछे दरख्त से एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कोई परिंदा या जानवर होगा। दरख्त हमसे 2 फुट की दूरी पर था और जब मैंने मुड़कर पीछे देखा तो दरख्त की शाखा के पास एक बिल्कुल काला करीबन 5 फुट लंबा खड़ा एक साया था। अंधेरा इतना था कि उसकी लाल रंग की आंखें साफ चमक रही थी और उसका ना तो मुँह था और ना नाक और ना कान। मैंने डर के मारे जैसे अपने दोस्त विनय की तरफ देखा तो वो मुझसे पहले ही पार्क के दरमियान में जा चुका था। शायद उसने मुझसे पहले उसे देख लिया था। हम दोनों तेज़ी से भागकर पार्क के बाहर अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा अपने दोस्त के पास जा पहुँचे। मैंने जैन की तरफ देखा तो डर के मारे उसके आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने जैन से कहा कि तू मेरी एक फ़ोटो खींच ले, कैमरे में भूत नज़र आ जाते हैं। मगर कैमरे में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद हम चारों ने पार्क के अंदर जाकर देखा मगर वहाँ कुछ नहीं मिला और फिर हम घर चले गए। कुछ दिनों के बाद मैं एक टूर पर बर्फबारी देखने गया। जब मैं वापस आया तो मैं चलते चलते कॉलेज के पास आकर रुका। कॉलेज से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उस समय तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और मैं अकेला रोड पर चला जा रहा था। तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरने के बाद कब्रिस्तान आया तो मैं घबरा गया और जब मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मुझे डर लगने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पर जैसे तैसे मैं अंधेरे से होते हुआ घर पहुंच गया और मैं सो गया। तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे लगा कि मुझे से हिला नहीं जा रहा है और ना ही कुछ बोला जा रहा है, बस देख पा रहा था। तो मुझे लगा शायद मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पर कुछ ही सेकंड बाद मेरी छत से एक बहुत ही खौफनाक शख्स जिसका रंग काला और सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, वो किसी शैतान जैसा लग रहा था, वो मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। मैंने मन में कहा कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं खुदा का नाम लेने लगा क्योंकि ना मुझसे बोला जा रहा था और ना ही मैं हिल पा रहा था। फिर अचानक मैं हंसने लगा। मैं मुस्कुराना नहीं चाहता था, फिर भी खुद ब खुद मेरे मुंह से हंसी निकल रही थी और थोड़ी देर बाद खुदा का नाम लेने से मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो यह कहकर वो गायब हो गया कि तू बच गया वरना आज तू मारा जाता। और मैं जैसे ही ठीक हुआ तो मैंने पूरे घर में सबको तलाश किया मगर सब लोग 3rd फ्लोर पर सो रहे थे और मैं सबसे नीचे वाले कमरे में अकेला सोया था। डर के मारे जब मैं वापस अपने कमरे के नीचे आया तो मैंने बेड के नीचे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं डर से बेहोश होने वाला ही था कि मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए बेड के नीचे देखा तो एक हरे रंग का बच्चा एक अजीब खौफनाक में बोला, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तो झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमसे बच गया। दोस्तों, ये थी मेरी पहली सच्ची घटना। अब चलिए, जब हम तुम्हें मारने लगते हैं तो एक रोशनी आकर रोक देती है वरना हम तुम्हें बड़ी मौत देते। मैं बेहोश हो गया लेकिन बेहोशी में मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि ये सब तेरे पीछे इसलिए क्योंकि तूने इनके वजूद पर हंसा है। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि तू अपने गुस्से को बाहर निकाल और खुदा का नाम लेकर उसका सामना कर। अगले दिन जब मैं सोया तो मैंने एक बार फिर से खुद को बेजान पाया मगर मुझे वो ख्वाब वाली बात याद आ गई और दिल में मैं खुदा का नाम लेकर गुस्से में आ गया मगर घबराया हुआ था। और अचानक एक औरत का सर जिसके लंबे बाल थे बहुत तेज़ी से मेरे सामने आ गई। मेरी जगह और कोई होता तो शायद मर जाता मगर किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर खुद को गुस्से में रखा और फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया।
इन चीज़ों से डरना बंद हो गया और मुझे इसका तोड़ भी मिल गया। तो दोस्तों देखा आपने, अगर आपके अंदर निडरता हो तो आप किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ होता है। दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए अब सबको वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ ना और पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आँख लग गई। और जब मेरी आँख खुली तो हम सब ने अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। अब सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े में गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने की तरफ बाहर आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात जब सबको बताई तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गाँव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बातें कर रहे थे। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वह दोनों मना कर रहे थे, तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर जाने को कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की तरफ भागे जहाँ वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं थी और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी तेजी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था। तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं थक नहीं रहा और मैं भागने की रफ्तार बढ़ती जा रही है और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुँच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सिर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों है, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो तभी मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में जाकर वहाँ कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र खत्म होते ही वह जोर जोर से मेरी वो चिल्लाए और मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंक मारकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर आ जाता है। और उन्होंने ये कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वो हमारे घर पर भी जगह बना लेता और फिर वो आसानी से जाता नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी घटना। अब चलिए बढ़ते हमारी एक छोटी सी तीसरी कहानी की तरफ।
दोस्तों एक बार की बात है, महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाता रहता था, पर हर बार वो एक ही बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती थी कि वो स्टोर रूम है इसलिए बंद रहता है। पर यहाँ आप सभी एक बात ध्यान रखना की बात यह है कि बच्चे वो अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो तो वो उसी काम को ज़रूर करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर में कई रिश्तेदार आ ही जाते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अब भी वहीं था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता ना तो मैं अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी यह कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ कुछ सामान है जो निकालना है। वामे इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो हुआ बहुत था, पर ये नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर उसकी गलती भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से आकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी, गर्मी चल रही थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपनी बंद क्यों हो जाती है, तो महेश ने कहा कि हवा से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात गिरने लगी और महेश नीचे चला गया। ये चेक करने की कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया, पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही उठकर चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था वो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया, यह बोलकर कि यार परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरे पैर की उंगलियों को जोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो प्लीज, सोने दो, कि तभी एक सफेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई। मैं जोर से चिल्लाया, मेरी आंखें बंद थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगी कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था, मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यास पूछा। और जब मैंने बताया कि सारे रिश्तेदार डर गए, फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा दी थी। पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहाँ ताला लगाया हुआ है कि ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों इसके बाद मामा ने शादी वो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तोड़वा दिया, उसका सारा मलबा सावधान में फेंकवा दिया। तब से वहाँ सब ठीक है। दोस्तों आपको कहानियाँ कैसी लगी, और अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस या कहानी है आप मुझे भेज सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। थैंक यू।